ओके, चैप्टर नंबर 12 थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट हो रहा बच्चों। अब रीडिंग करना है। चलिए जय, रीडिंग करिए। थर्मोडायनेमिक्स एंड रिलेटेड टर्म्स। तो पहले मैं बता देता हूँ थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है। थर्मो का मतलब क्या होता है बेटा, हीट। डायनेमिक्स मतलब क्या होता है, मोशन। मतलब इसमें हीट जो होती है मोशन करेगी। और हीट मोशन क्यों करेगी, क्योंकि आप हीट से काम लोगे। मतलब हीट की डायनेमिक्स एक तरीके से, जब हीट से आप वर्क निकालोगे। तो इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि हम हीट से काम कैसे लेते हैं, हीट से वर्क कैसे निकालते हैं। जैसे आपने देखा होगा पहले स्टीम इंजन सबसे पहले रेलवे में शुरू हुए थे। स्टीम इंजन कभी देखी होगी आपने, कोई पुरानी फिल्म शोले देखी आपने, तो शोले में वो कोयला डालता था, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र कोयला डाल रहा था जल्दी जल्दी, और गाड़ी चल रही थी रेल वाली, है ना। तो क्या था वो, कौन सा इंजन था, स्टीम इंजन था, है ना। तो इंजन की शुरुआत जो थी जेम्स वॉट ने की थी स्टीम इंजन से, ठीक है ना। फिर बाद में कोयले वाला इंजन आया, कोयले वाले के बाद में इलेक्ट्रिक इंजन आ गया, है ना। तो आजकल इलेक्ट्रिक इंजन चल रहे हैं। तो ये सारे के सारे इंजन होते हैं। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए जय। डिफाइन। Define the term thermodynamics. How does it differ from kinetic theory of gases and mechanics? Thermodynamics. Thermodynamics is the branch of science that deals with the concept of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. It mainly deals with the transformation of heat into mechanical work and vice versa. Its great success lies in the fact that it explains the bulk properties of matter in terms of few microscopic variables such as pressure, volume, temperature, mass, and composition, which are easily observable and directly measurable. हाँ, तो थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है जिसमें हम हीट का एनर्जी में कन्वर्जन और एनर्जी का हीट में कन्वर्जन पढ़ेंगे कि हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में और मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में अपन कैसे बदलते हैं, है ना। And okay, so in this chapter we will deal with the concept of heat and temperature and the interconversion of heat in other form of energy. Heat का another form of energy में हम conversion पढ़ेंगे, ठीक है। अब भाई, अब आप कहोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है सर, नया टर्म। बेटा गैस की खुद की एक बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी दुनिया है। और गैस के साथ क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नहीं अच्छा ही कहेंगे इसको, कि गैस के जो मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है। तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टेम्परेचर को लेके सबसे ज्यादा संवेदनशील होते हैं। मतलब थोड़ी सी उनकी, थोड़ा सा उनमें हीट दी जाए तो वो उनकी जिंदगी बदल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं हमारे आसपास में, उनकी हल्की सी तारीफ कर दो तो वो चने के झाड़ में चढ़ जाते हैं, है ना। अच्छे लोग होते हैं वो, मतलब बड़े आराम से खुश हो जाने वाले, जिनकी थोड़ी सी तारीफ कर दो तो अरे वाह भैया, फिर 3 दिन तक वही खुशी में डूबे रहेंगे। और कुछ होते हैं कि जिनकी तारीफ कर दो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो वो सॉलिड और लिक्विड है या कम फर्क पड़ता है। मगर गैस जो होती है उसको टेम्परेचर का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। गैस की टेम्परेचर से बहुत ज्यादा रिलेशनशिप डिपेंड करती है। तो गैस इवन इवन 0 केल्विन पर गैस के मॉलिक्यूल चलते नहीं। 0 केल्विन पर गैस के मॉलिक्यूल चलते ही नहीं, मैंने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओ तो गैस के मॉलिक्यूल चलते क्या, दौड़ने लगते हैं, फिर टकराते हैं एक दूसरे से। तो गैस की पूरी दुनिया जो है टेम्परेचर पर ही डिपेंड करती है। इसलिए हीट के गैस के साथ रिलेशन को समझाने के लिए एक अलग ही चैप्टर बना दिया गया जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। क्योंकि इतना बड़ा गैस का परिवार है कि उसको अपन एक चैप्टर में नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए अपन ने गैस की दुनिया को समझने के लिए एक अलग ही चैप्टर डेवलप कर लिया जिसको बोलते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। चलिए अगला टॉपिक पढ़िए, थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। पढ़ो। Thermodynamics versus kinetic theory of gases. Thermodynamics is a macroscopic science. It deals with bulk system without going into the molecular constituent of matter. On the other hand, kinetic theory of gas deals with the molecular distribution of velocity in any gases. हाँ,
भाई थर्मोडायनेमिक्स में आप केवल मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर के बारे में पता करोगे, बाहर की चीज पता करोगे, ऊपरी ऊपरी चीज देखोगे। मगर अगर बात करोगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में, तो बच्चों काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर में हम अंदरूनी चीजें पता करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कैसा होगा, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कितने तरीके से होगा। तो अगर हम बहुत घुस करके बात करेंगे तो वो पोर्शन जो आएगा वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे आएगा। बट अगर हम किसके केवल उसके आउटर फीचर की बात करेंगे तो वो जो टॉपिक की टॉक होगी वो किस में आएगी, थर्मोडायनेमिक्स में आएगी। अब पढ़िए, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स वर्सेस मैकेनिक्स, पढ़िए। Thermodynamics versus mechanics. Mechanics deals with motion of a system as a whole. In fact, with its center of mass under the action of several forces and torques. Thermodynamics is not कंसर्न्ड with the कंसर्न्ड motion of system as a whole. Concerned. It is concerned with the internal macroscopic state of the body. When a bullet is fired, its mechanical state changes due to the increase in the kinetic energy of its center of mass, but its temperature is not affected. But when the bullet pierces a wood and stops, its kinetic energy changes into heat, गणेश गणेश भैया बेटा वो आवाज नहीं कर बेटा, इनटू हीट। increasing the temperature increasing the temperature of the bullet and surrounding wooden layers. Thus, temperature is related to the internal disorder motion of the molecules of the bullet, not to motion of the bullet as a whole. हाँ, तो ये फर्क है थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स में एज अ हम होल सिस्टम स्टडी करते हैं, बट थर्मोडायनेमिक्स में हम जो स्टडी करेंगे वो उसके इंटरनल डिसऑर्डर्ड मोशन को पढ़ेंगे टेम्परेचर की वजह से। तो ये थोड़ा सा फर्क आता है थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स में। अब बेटा जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम किसी भी चीज की शुरुआत करते हैं पढ़ने की, तो पहले हम उस चैप्टर के हाथ पैर जानते हैं। जैसे कि हमने मैथ्स में शुरुआत करी मैथ्स की, तो सबसे पहले हमने नंबर्स को जाना। नंबर्स जोड़ने के बाद हम जाने कि भैया दो नंबर्स के बीच में कौन सा साइन आता है, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर जा रहे हैं। तो इस चैप्टर के अंदर जाने के लिए, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जाने के लिए, हमारी जिंदगी में पहली बार थर्मोडायनेमिक्स आया है, तो हम इसके डिफरेंट डिफरेंट हाथ पैर जो भी पार्ट्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं जिनको बोलते हैं बेटा थर्मोडायनेमिक सिस्टम के पार्ट्स या टर्म। तो डिफाइन द टर्म ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम सराउंडिंग थर्मोडायनेमिक वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये बच्चों चीजें जो हैं ये आपको अच्छे से समझना है। क्यों? क्योंकि मैं अगली बार बोलूंगा इक्वेशन ऑफ स्टेट, तब आप मेरे को नहीं पूछेंगे कि सर ये इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होता है, तब मैं सीधे बोलूंगा इक्वेशन ऑफ स्टेट। जब मैं बोलूंगा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, तो आप मुझसे ये नहीं पूछेंगे मेरे से कि सर ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है। आप तुरंत क्लिक करेंगे, अच्छा अच्छा सर ने ये बताया था थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ये होता है। चलिए पढ़िए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, पहला पढ़िए। पढ़ो भाई, थर्मोडायनेमिक सिस्टम। Yes, sir. Thermodynamic system. An assembly of a very large number of particles having a certain value of pressure, volume, and temperature is called a thermodynamic system. यस Surroundings. Everything outside the system. भाई, Everything outside असेंबली, the system. एन असेंबली मतलब कलेक्शन ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल। एक ऐसी जगह, एक ऐसी व्यवस्था जहां पे बहुत सारे पार्टिकल हों। और थर्मोडायनेमिक सिस्टम के अंदर तीन चीज होंगी बच्चों, याद रखना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। जिसका कुछ ना कुछ प्रेशर हो, जिसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम हो, जिसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर हो। अगर ऐसा सिस्टम आपके पास है जहां पर प्रेशर भी विद्यमान है, टेम्परेचर भी है, वॉल्यूम भी है, तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। और ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। समझ गए जी? इनको अपन बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। अब बेटा दो चीज होती है, एक होती है सिस्टम और एक होती है सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग, तो एक हो गया सिस्टम और एक हो गया सराउंडिंग। अभी आपने क्या पढ़ा? सिस्टम। सिस्टम क्या था? बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन, वो हो गया सिस्टम। सराउंडिंग क्या हो गया बेटा? उस पार्टिकल के बाहर जो भी चीजें हैं वो कहलाएंगी सराउंडिंग। एग्जांपल के लिए मैं एक बढ़िया एग्जांपल दे देता हूं आपको। आप साइकिल की ट्यूब में हवा भरते हो, तो साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हो तो साइकिल के ट्यूब के अंदर का कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, बेशक होता है प्रेशर। वॉल्यूम होता है भाई वॉल्यूम।
और क्या होता है, टेम्परेचर होता है साइकिल के ट्यूब के अंदर भरी गैस का। मगर साइकिल के ट्यूब के बाहर भी, साइकिल का ट्यूब के बाहर भी एक सिस्टम होता है। ट्यूब के बाहर के सिस्टम को बोलोगे आप सराउंडिंग। मतलब दुनिया में हुई हर चीज को आपने दो पार्ट में बांट रखा है, एक सिस्टम में, एक सराउंडिंग में। एक सिस्टम में, एक सराउंडिंग में। अगर आप सिस्टम है तो आपके बाहर जो हवा हवा चल रही है वो किस में आएगा, सब सराउंडिंग में आएगा। तो पढ़ो बेटा सराउंडिंग क्या होता है। Surrounding. Everything outside the system which can have a direct effect on the system is called its surrounding. यस, तो ऐसी कोई भी चीज जिसका डायरेक्ट इफेक्ट पड़े सिस्टम पर उसे सराउंडिंग कहते हैं। बेटा ये साउंड बढ़ा लिया क्या किसी ने, आवाज रिफ्लेक्ट होकर आ रही है, थोड़ा कम कर लो साउंड। हाँ, नेक्स्ट है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अगला पढ़ रहे हैं अपन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। पढ़िए जय, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है। Thermodynamic variable. The quantity like pressure, volume, and the temperature which help us to study the behavior of a thermodynamic system are called thermodynamic variables. हाँ भैया, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होता है, द क्वांटिटीज लाइक प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर व्हिच हेल्प्स टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम। थर्मोडायनेमिक सिस्टम की पढ़ाई करने के लिए, थर्मोडायनेमिक सिस्टम को एनालिसिस करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी, उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। जैसे डॉक्टर होता है, डॉक्टर को कभी आपको जानने के लिए सबसे पहले वो नब्ज पकड़ता है, तो उसको आपके ब्लड प्रेशर की जरूरत पड़ती है, कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, फिर वो आपके शरीर के डिजीज की स्टडी कर पाता है। तो कहीं से तो शुरुआत करना पड़ेगा। तो ये जो चीजें रिक्वायरमेंट होती हैं ये कहलाती है थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। ओके, अब अगला है इक्वेशन ऑफ स्टेट। भाई मैं इक्वेशन ऑफ स्टेट बता देता हूँ। इक्वेशन ऑफ स्टेट का मतलब आपका जो सिस्टम है, आपके पास में जो सिस्टम है, सिस्टम के लिए फिलहाल आप क्या मान लो, टायर में भरी हुई हवा है, ट्यूब में भरी हुई हवा मान लो, या थर्मस के अंदर भरी हुई चाय मान लो। चलो चाय मान लेते हैं थर्मस के अंदर भरी हुई। थर्मस प्लास्टिक के अंदर भरी हुई चाय का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एनालिसिस करते हो, समझना इसमें। डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में एनालिसिस करते हो, या तो आप कांस्टेंट टेम्परेचर में करोगे एनालिसिस, कांस्टेंट वॉल्यूम में करोगे। बेशक अब देखो बेटा, क्योंकि थर्मल फ्लास्क में आपकी गैस जो भरी हुई है, थर्मस ऊपर से बंद है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब वॉल्यूम फिक्स है। तो थर्मस में आपकी जो चाय भरी हुई है वो किस में आएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम में आएगा, क्योंकि उसका वॉल्यूम घट बढ़ नहीं सकता थर्मस का। तो क्या तो उसको आप कांस्टेंट वॉल्यूम में स्टडी करोगे, या कांस्टेंट टेम्परेचर में करोगे, या कांस्टेंट प्रेशर में करोगे, तो कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होगा। तो जिस नियम के अंतर्गत, जिन परिस्थितियों में आप अपने सिस्टम की स्टडी करते हो, तो वो स्टेट कहलाती है उसकी इक्वेशन ऑफ स्टेट। उस स्टेट का इक्वेशन क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो अभी हमें मैं थोड़ी देर में आपको काफी सारे स्टेट इक्वेशन पढ़ाऊंगा, तो वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ स्टेट, ठीक है मतलब। और हर इक्वेशन ऑफ स्टेट का एक मैथमेटिकल रिलेशन मिलेगा आपको इस चैप्टर में, कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एक अलग इक्वेशन मिलेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो एक अलग इक्वेशन मिलेगा। पढ़ो जय, इक्वेशन ऑफ स्टेट। Equation of a state. The mathematical relation between the pressure, volume, and temperature of a thermodynamic system is called its equation of state. For example, the equation of state for n moles of an ideal gas can be written as PV is equals to nRT. हाँ, अब यही नहीं है इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसी को मत मान लेना। ये आइडियल गैस का इक्वेशन ऑफ स्टेट है, मतलब आइडियल गैस इस नियम को फॉलो करती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट एक तरीके से आधार कार्ड के जैसे होता है। जैसे आप इंडिया के हो तो आपके इंडिया का आधार कार्ड होगा आपके पास, मतलब आप आधार कार्ड में लिखी हुई शर्तों को मानोगे कि आप इंडियन सिटीजन हो, आप यहाँ इस टेरिटरी में कहीं भी जा सकते हो, आधार कार्ड हर जगह वैलिड होगा। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है उसका, ठीक है। ऐसे ही आपका हर सिचुएशन के लिए अलग अलग इक्वेशन ऑफ स्टेट बनाए गए। ये जो दिखा हुआ है किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। तो आइडियल गैस कौन सा लॉ फॉलो करती है, आइडियल गैस जिस लॉ को फॉलो करती है उसका नाम है पीवी इक्वल टू एनआरटी। इसको बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन।
ये उनका इक्वेशन ऑफ स्टेट है। चलिए पढ़िए हर्षिता, नेक्स्ट है थर्मल इक्विलिब्रियम। पढ़िए बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम। Define thermal equilibrium, how it attains. Thermal equilibrium. Two systems are said to be in a thermal equilibrium with each other if they have the same temperature. यस, देखिए आपके पास दो सिस्टम है, एक ए है और एक बी है। एक ज्यादा पे था, एक कम पे था। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। आपने क्या किया, दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट चलने लगी। थोड़े देर के बाद इन दोनों सिस्टम का टेम्परेचर सेम हो जाएगा। जैसे गर्म चाय में ठंडी चाय डाल दो, तो गर्म चाय में ठंडी चाय डाल दो तो फाइनली जो चाय बनती है वो कैसी हो जाती है, गुनगुनी चाय। तो क्या हो गया, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। मतलब टेम्परेचर दोनों का सेम हो गया सिस्टम का और फाइनली वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर में आ गए। इसको बोलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। जब कोई भी दो सिस्टम सेम टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं तो हम कहते हैं दैट दोज टू सिस्टम्स आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अर्थात दोनों सिस्टम ने थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लिया है। ठीक है, ये पहला पार्ट फिनिश। चलिए आइए देखते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम को हम लोग डायग्राम वाइज। पढ़िए हर्षिता, कंसीडर। Consider two gases A and B contained in two different vessels. Let the pressure and the volume of a gases be PA, VA and PB, VB respectively. As shown in figure A, if the two vessels are separated by an adiabatic wall, an insulting wall that does not allow the एन flow of heat. इंसुलेटिंग वॉल, इंसुलेटिंग वॉल मतलब यहाँ की हीट वहां ना जा पाए और वहां की हीट यहाँ आ जा पाए, दैट इज कॉल्ड इंसुलेटिंग वॉल। मतलब इधर की हीट वहां नहीं जाएगी, मतलब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा कहीं का। जो ए का टेम्परेचर है वो ए का बना रहेगा, जो बी का है वो बी का बना रहेगा। पढ़ो। देन एनी पॉसिबल पेयर ऑफ वैल्यूज, Then any possible pair of values PA, VA will be in equilibrium with any possible pair of value PB, VB. then any possible pair of values PA VA will be in equilibrium with any possible pair of values PB VB। एक मिनट देखिए, फिगर प्रेशर वॉल्यूम, ठीक है। अभी हाँ, सेकेंड फेज पढ़िए 12.2 बी। हाँ पढ़िए, एज शोन इन फिगर 12.1 बी। As shown in figure 12.1, B, if the A and B are now separated by that diathermic wall, a conductive flows through it. एक मिनट बेटा, आपकी आवाज कट रही है। जय आप फिर से पढ़िए, आवाज कट कट के आ रही है बेटा आपकी। एज शोन इन फिगर से पढ़िए जय। As shown in figure, if A and B are now separated by a diathermic wall, a conducting wall that allows heat to flow through it, then the pressure and the volume variable of the two gases changes to P P dash dash A A and V and dash V A। dash A and P dash B and dash B, such that new states of A and B are in equilibrium with each other. There is no more flows of heat. The two systems attain equal temperature and we say they are equilibrium with each other. हाँ देखिए, तो फर्स्ट केस में क्या था बच्चों, फर्स्ट केस में एडियाबैटिक वॉल बीच में थी, मतलब यहाँ की हीट वहां नहीं जा सकती थी। मगर सेकेंड केस में जो वॉल थी वो डायाथर्मिक थी, तो डायाथर्मिक के कारण जो हीट चली गई थी ऊपर, इस वजह से दोनों सिस्टम ए और बी किस में आ गए थे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ गए थे। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी, सिंपल। Yes, sir. भाई टेम्परेचर अगर दोनों के इक्वल हो गए मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब हीट का कोई लेन देन नहीं होगा। समझ गए ना? तो वो कहलाता थर्मल इक्विलिब्रियम। चलिए अभी हमने क्या पढ़ा बेटा, अभी हमने पढ़ा थर्मल इक्विलिब्रियम। अब हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। चलो हर्ष पढ़ो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, अच्छे से पढ़ना। Yes, sir.
When is the system said to be in the state of thermodynamic equilibrium? Thermodynamic equilibrium. A system is said to be in the state of thermodynamic equilibrium if If the the macroscopic microscopic variables describing the thermodynamic state of the system does not change with time. Consider a gas inside a rigid container. closed rigid container, Com- Closed rigid container completely insulated from a surrounding. If the pressure, completely volume, insulated from the surroundings. Completely मतलब जो है वो सराउंडिंग से अलग है. Completely insulated from the surroundings. Okay. If the pressure, temperature, mass, and composition of com- the gases composition of the gas. composition of the gas do not change with time, then it is in a state of thermodynamic equilibrium. A state in the a system in the state of thermodynamic equilibrium possesses the following equilibrium साइमल्टेनियसली. हाँ, सुनिए इसका मतलब ये simultaneously. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब है कि कोई भी चीज ना बदले, चाहे वो प्रेशर हो, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे टेम्परेचर हो, चाहे मास हो, चाहे कंपोजिशन ऑफ गैस हो. अगर कुछ भी चीजें नहीं बदल रही हैं तो बेटा वो कहलाएगा आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के कुछ पार्ट हैं कि अगर कोई दो सिस्टम आपके थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है तो वो कैसे होंगे. नंबर वन, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे. मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे मतलब कि वहां पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करेगा इन इट्स इंटीरियर बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. मतलब कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स काम नहीं करेगा. दूसरा, थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब कि दोनों जो सिस्टम होंगे या जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है उनके दोनों के टेम्परेचर जो होंगे इक्वल होंगे. केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब कि सिस्टम कोई केमिकल चेंज के अंतर्गत नहीं आएगा. मतलब सिस्टम में कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा होगा, है ना. जितना केमिकल चेंज होना हो चुका होगा पहले हो चुका होगा, कोई भी केमिकल चेंज नहीं होगा तो वो कहलाएगा केमिकल इक्विलिब्रियम. पढ़ो, सिस्टम इन द स्टेट ऑफ, पढ़ो बेटा, ए सिस्टम, हर्ष पढ़ो. Sir, mechanical equilibrium, sir. हाँ, यहाँ से ए सिस्टम इन द स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. अरे उसी के ऊपर दो लाइनें हैं यार. A system in the state of thermodynamic equilibrium possesses the following equilibria simulate साइमल्टेनियसली. simultaneously. हाँ, फर्स्ट. Mechanical equilibrium. There is no unbalanced force in its interior or between the system and the surrounding. Thermal equilibrium. All parts of the system and the surrounding are at the same temperature. Chemical equilibrium. The system does not undergo any Spontaneous change in the spontaneous internal change structure in due its to internal. द केमिकल रिएक्शन डिफ्यूजन. मतलब कि सिस्टम में कोई केमिकल प्रोसेस अंदर नहीं होनी चाहिए. सेकंड, ठीक है ना. चलिए यहाँ से टॉपिक, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, क्वेश्चन आंसर, है ना. वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है. पहला है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. फर्स्ट पढ़ेंगे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, मतलब कि थर्मोडायनेमिक्स का जीरो लॉ. पढ़ो जय, स्टेट एंड एक्सप्लेन. State and explain the zeroth law of thermodynamics. How does it lead to the concept of temperature? Zeroth law of thermodynamics. State that if two systems A and B are separately in thermal equilibrium with a third system C, then A and B are also in thermal equilibrium with each other. Figure shows two systems A and B separated by an adiabatic wall through which heat does not flow. They are separated from system C by a diathermic wall through which heat can flow. The system A and
C, and B and C will reach thermal equilibrium separately. If adiabatic wall between A and B is removed, there will be no exchange of heat, showing then that A and B are already in thermal equilibrium. चलिए समझिए इस बात को। अब देखिए आपके सामने यहाँ पे ए और बी के बीच में तो दीवार खड़ी हुई है, कैसी है, एडियाबैटिक, मतलब हीट नहीं जा सकती है। मगर ए और सी के बीच में हीट जा सकती है और बी और सी के बीच में आ सकती है। मतलब जय बताओ, ए और सी जो है थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके होंगे कि नहीं आ चुके होंगे? यस सर, आ गए होंगे। और बी और सी आ चुके होंगे कि नहीं आ चुके होंगे? यस सर। मतलब कहने का है कि ए का टेम्परेचर सी के इक्वल है और बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है। तो अगर ए का टेम्परेचर सी के इक्वल और बी का टेम्परेचर सी के इक्वल है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ए का टेम्परेचर बी के इक्वल है कि नहीं कह सकता? यस सर, कह सकते हैं। हाँ, मतलब ए और बी भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब ये बना जीरोथ लॉ का कि अगर ए का सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन है और बी का सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ए का बी के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन है। समझ में आया? यस सर। चलिए, अब यहां से हम टेम्परेचर की डेफिनेशन देते हैं। पढ़िए कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। Concept of temperature. Zeroth law of thermodynamics implies that temperature is a physical quantity which has the same value for all the systems which are in thermal equilibrium with each other. The temperature of a system determines whether it is in thermal equilibrium or not with another system. Thus, if A and B are separately in thermal equilibrium, C TA is equals to Tc and Tb is equals to Tc. This shows that TA is equals to Tb that is, the system A and B are also in thermal equilibrium. As the modern concept of temperature follows from the zeroth law of thermodynamics, so this law may be stated in a स्टेटेड। more fundamental way as follows. There existed there exists a solar quantity called स्केलर temperature which is क्वांटिटी बेटा, देयर एग्जिस्ट ए स्केलर क्वांटिटी। scalar quantity called temperature which is a property of all thermodynamic system such that temperature equality is a necessary and sufficient condition for thermal equilibrium. There exists a scalar quantity called temperature, which is a property of all thermodynamic system, such that temperature equality is a necessary and sufficient condition for the thermal equilibrium। मतलब कि टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए, बहुत जरूरी है ना, किसके लिए, सफिशिएंट कंडीशन है थर्मल इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो ये हो गया, टेम्परेचर की डेफिनेशन दे दी। चलिए, फॉर योर नॉलेज, पढ़िए नॉलेज के लिए क्या है भाई। For your knowledge, the temperature which was first defined as the degree of hotness and later on the condition determining the flow of heat is now regarded as the one of the seven fundamental quantity like mass, length, time and etc. The zeroth हाँ, law of तो जो thermodynamics एसआई was एसआई सिस्टम बना, उसने अपनी अपनी एसआई सिस्टम में अपनी यूनिट्स में उसने टेम्परेचर के मेजरमेंट को भी जगह दी है ना। तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर एसआई यूनिट केल्विन है। पढ़िए द जीरोथ लॉ। the zeroth law of thermodynamics was formulated by R.H. Fowler in 1931 along after the first and second law of thermodynamics was stated. But as this law leads to the concept of the fundamental quantity, temperature, so this law was called the zeroth law. जीरोथ लॉ जो है फर्स्ट और सेकंड के कई साल बाद डिराइव हुआ है, मगर ये बहुत फंडामेंटल था, इसलिए इसको जीरोथ लॉ का नाम दे दिया गया। चलिए अगला टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, ये जीरोथ लॉ बच्चों 2 मार्क्स का आता है कि जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखने को आता है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इतना कहता है कि अगर सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ और सिस्टम बी जो है सिस्टम ए सिस्टम बी के साथ और सिस्टम ए सिस्टम सी के साथ इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, तो बी और सी भी आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे। वही जो बात हमने ऊपर पढ़ी उसको जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। अब चलिए अगला टॉपिक पढ़िए, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। बहुत सारी चीजें हैं बेटा इसमें। हीट क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है और वर्क क्या होता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम? इट इज अ स्टेट वेरिएबल। व्हाट इज द नेचर, इज इट a सॉरी पूछा गया, इज इट अ स्टेट वेरिएबल? व्हाट इज द नेचर ऑफ द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस? किसी आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी कितनी होती है? चलिए इसको पढ़ते हैं बच्चों, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो इनको रीड अच्छे से कर लेना बाद में।
चलिए पढ़िए सबसे पहले इंटरनल एनर्जी, पढ़ो बेटा इंटरनल एनर्जी। Internal energy. The internal energy of a system is the sum of molecular, kinetic, and potential energy in the frame of reference relative to which the center of mass of the system is at rest. The molecules of real gas exert mutual forces of attraction on one another. Hence, they possess intermolecular potential energy. If the volume of the gas increases, work is done by the gas against intermolecular attraction, and so its potential energy increases. Thus, intermolecular potential energy of a real gas is a function of its volume. The molecules of a gas are always in a, st- in a state of random motion. The motion may be translation, rotational, and vibrational. Hence, the molecule possesses kinetic energy as the temperature increases. The average kinetic energy of the gas molecules also increases. Thus, the internal kinetic energy of a gas is a function of its temperature. The internal energy does not include the overall kinetic energy of a system as a whole. It includes only the disordered energy associated with the random motion of the molecules of the system. We donate we donate it by you. चलिए अब मैं इसको बोलता हूँ, बताइए, एक्सप्लेन करता हूँ कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है। The internal energy of a system is the sum of the molecular kinetic energy and potential energy in the frame of reference to which the center of mass of the system is at rest। तो ये लास्ट वाली लाइन का कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अब मैं बता देता हूँ क्या होता है कि कोई भी, जैसे आप सॉलिड लिए हो तो उस सॉलिड के अंदर दो टाइप की एनर्जी होती है। नंबर वन पोटेंशियल एनर्जी और उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम हुआ करता है वो होता है उसका टोटल इंटरनल एनर्जी। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ गई। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आ गई देखिए जरा। जैसे आपके पास मान लो कोई सॉलिड है, आप अपने किताब में, कॉपी में कोई भी एक सॉलिड बना ले, सॉलिड क्यूब बना ले और उसके दो मॉलिक्यूल के बीच में विचार करें तो उसके दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को टाइटली पकड़े रहते हैं। टाइटली क्या होते हैं? पकड़े रहते हैं। इसलिए पकड़े रहते हैं कि वो एक दूसरे के साथ फोर्स के साथ बने रहते हैं। अगर आप उनको मुक्त करना चाहोगे, अगर आप उनको छुड़ाना चाहोगे एक दूसरे से, तो वो क्या करेंगे? वो आपसे एनर्जी मांगेंगे। तो जो एनर्जी आपको उनको तोड़ने के लिए लगेगी वही उनकी पोटेंशियल एनर्जी है। जो एनर्जी आपको उनको तोड़ने के लिए लगेगी वही उनकी पोटेंशियल एनर्जी है उन मॉलिक्यूल्स की। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर लूं आपके लिए कि जैसे कि मान के चलो आप दो दोस्त हैं अपने, दो दोस्त, उनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, मगर कोई तीसरा इंसान जो है उनकी दोस्ती तोड़वाना चाहता है। तो तीसरे इंसान को दोस्ती तोड़वाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? कितना वर्क करना पड़ेगा? उतनी ही एनर्जी सामने वाले को देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी से वो दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। अगर बहुत जोर से बंधे हुए हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और अगर कम बंधे हुए हैं तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो अट्रैक्शन की एनर्जी होती है या रिपल्सन की एनर्जी होती है, इसको बोलते हैं अपन कौन सी एनर्जी? इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल एनर्जी। समझ गया ना? तो एक चीज तो भैया, मतलब मॉलिक्यूल्स में मटेरियल की जो होती है एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। दूसरा, जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस के, सॉलिड के, लिक्विड के, इनमें मोशन होते हैं, वाइब्रेशनल मोशन होते हैं किसी में, है ना, किसी में रोटेशनल मोशन होते हैं। तो मोशन की वजह से जो एनर्जी कंटेन होती है उसको अपन कौन सी एनर्जी बोलते हैं? उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो इस टॉपिक से इतना समझ के रखो कि भाई कोई भी आपका पार्टिकल है, कोई भी आपका यदि आपका पार्टिकल है तो उसमें जो होती है एनर्जी हुआ करती है। सो मैं क्या कह सकता हूँ इसको, देखो इसके पढ़ते हैं। हाँ, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ रियल गैस एक्सर्ट म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द वन अनदर। मतलब कि जो रियल गैसेस होती हैं उनमें एक दूसरे के मॉलिक्यूल के प्रति क्या होता है? दोस्ती होती है। उनमें एक दूसरे में अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन होता मतलब वो एक ना एक एनर्जी के द्वारा बंधे होते हैं। हेंस दे पजेस इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब उनमें क्या होती है? इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी होती है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इंक्रीजेस, अगर इनका वॉल्यूम बढ़ता, वॉल्यूम बढ़ता मतलब क्या जाएंगे? दूर जाएंगे, दूर जाएंगे।
तो दूर ले जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वर्क इज डन बाय द गैस अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो गैस के मॉलिक्यूल से अगर गैस के मॉलिक्यूल दूर जाएंगे तो गैस के द्वारा दूर किया जाएगा, गैस के द्वारा वर्क किया जाएगा उनके मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अगेंस्ट में, अगेंस्ट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, एंड सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस, और उनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दिस इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रियल गैस इज अ फंक्शन ऑफ देयर वॉल्यूम। तो इस तरीके से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है गैसेस की, वो उनके वॉल्यूम का फंक्शन होती है। वॉल्यूम बदलेगा तो गैस की एनर्जी बदलेगी, कहने का मतलब ये होता है। The molecules of a gas are always in the state of random motion। गैस के मॉलिक्यूल की अगर पर्टिकुलर बात करोगे तो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं। The motion may be translational, rotational and vibrational as the molecules possess kinetic energy। As the temperature increases, the average kinetic energy of the gas molecules also increases। Thus, the initial kinetic energy of a gas is the function of temperature। The internal energy does not include the overall kinetic energy of the system as a whole. It includes only the disordered energy associated with the random motion of the molecule of the system, denoted by U। चलिए, तो ये हो गया। पढ़ो, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज द थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल। पढ़ो बेटा। Internal energy of the system is a thermodynamic state variable. That is, its value depends only on the state of existence of the system and not on the path along which that state has been brought about. Thus, the internal energy of a given mass of a gas depends only on its state, described by the specific values of pressure, volume, and temperature. हाँ, अब जानिए कि स्टेट फंक्शन क्या होता है, स्टेट वेरिएबल क्या होते हैं। स्टेट मतलब क्या होता है, अवस्था। मतलब जैसी जैसी फेज में आप हो, जैसी फेज में आप हो। जैसे मान लो बच्चों कि मेरे पास एक गिलास बर्फ रखी हुई है, भर की बर्फ है मेरे पास, और मैंने एक गिलास बर्फ को पिघलाना शुरू किया। तो बर्फ का टेम्परेचर कितना था, मान लो 0 केल्विन, नहीं 0 नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैंने बर्फ को पिघलाना शुरू किया और मैं बर्फ को पिघला करके मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं बर्फ को पिघला करके ले आया। या मान लो और थोड़ा कम कर दो, मैंने 15 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर बना लिया, थोड़ा सा ठंडा पानी 15 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से मैं 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ चुका हूं। अब मेरे आने के कई रास्ते हो सकते हैं, आने के मेरे कई रास्ते हो सकते हैं। तो जो स्टेट वेरिएबल होता है उसका कहना है कि मैं ऐसा वेरिएबल हूं जो आने के रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, जो केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, वो कहलाते हैं स्टेट वेरिएबल। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी स्टडी, माता पिता के लिए आपकी जो स्टडी होती है वो आपके रिजल्ट पे डिपेंड करती है। उन्हें मतलब नहीं है कि आप रिजल्ट कैसे लेके आओ, उन्हें मतलब है मार्क्स से। उन्हें इस चीज से मतलब नहीं है कि तुमने चोरी करके मार्क्स ले आए या आपने नकल करके मार्क्स ले आए। ज्यादातर पेरेंट्स की मैं बात कर रहा हूं, तो उन्हें मार्क्स से ज्यादातर को मतलब हुआ करता है कि बच्चे ने कैसे मार्क्स लाए, इस चीज के रास्ते से मतलब नहीं है, रिजल्ट से मतलब है। तो जो चीजें केवल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे डिपेंड करें, रास्ते पे डिपेंड ना करें, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेट वेरिएबल या स्टेट फंक्शन। तो इंटरनल एनर्जी जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर। इसलिए इंटरनल एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये भी स्टेट फंक्शन है। हाँ, तो चलिए, इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज प्योरली काइनेटिक इन नेचर। अब देखिए भाई, ये एक अच्छी बात है। अब धीरे धीरे गैसेस भी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखो भाई, आइडियल गैस का कंसेप्ट क्या माना गया है? आइडियल गैस का कंसेप्ट ये माना गया है कि आइडियल गैस एक ऐसी गैस होती है जिसमें उसके दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होता है। अट्रैक्शन नहीं होगा तो आपको पता होगा इंटरनल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसका फंक्शन होती है, किस पर डिपेंड करती है, फोर्स पे। जब कोई फोर्स ही नहीं लगेगा तो कोई पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं होगी। मतलब आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0।
तो केवल कौन सी एनर्जी बची? काइनेटिक एनर्जी। तो कहने का मतलब ये है कि आइडियल गैस में केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी बचती है। लिख लो बच्चों कॉपी में, आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। लिख लो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज जीरो। क्योंकि उनके आइडियल गैस एक कंसेप्ट है, एक चीज मानी गई है। और क्यों मानी गई है? क्योंकि आइडियल गैस की मदद से गैसेस की स्टडी इजी हो जाती है। अगर आप आइडियल गैस मान लेते हो तो आपका गैस को पढ़ना बहुत आसान हो जाता है। दैट्स व्हाई आइडियल गैस इज अ गुड कंसेप्ट, एक अच्छा कंसेप्ट है जिससे आप गैस की पढ़ाई अच्छे से कर पाते हो। चलिए पढ़िए जय। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। Internal energy of an ideal gas is purely kinetic in nature. In an ideal gas, there are no molecular forces of attraction, so the gas does not possess intermolecular potential energy. Its internal energy is just the sum of kinetic energies associated with various random translation, rotational, and vibrational motion of its molecule. Thus, the internal energy of an ideal gas is wholly kinetic in nature and depends only on its टेम्परेचर, temperature. बिल्कुल सही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। आपसे कोई भी पूछे कि आइडियल गैस की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बोलना जीरो। क्योंकि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल में कोई अट्रैक्शन नहीं हुआ करता है। दस द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज वोली काइनेटिक इन नेचर एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द टेम्परेचर। ये केवल जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। चलिए देखते हैं। हाँ, क्या है अगला टॉपिक? 7, डिस्क्राइब द टू वेज ऑफ चेंजिंग इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आर हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल? आर हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल। चलिए कह रहा है कि दो टाइप को जो है, डिस्क्राइब द टू वेज ऑफ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आर हीट एंड वर्क स्टेट आर वेरिएबल। देखिए मैं आपको बताता हूँ बच्चों, आपको ग्राफ याद होगा कि जब आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड के आइस को गर्म करते थे, तो पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस किस में बदलता था? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में। याद आया कि नहीं याद आया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड का आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में बदलता था। याद आया? Yes, sir. हाँ। Yes, sir. तो बेटा टेम्परेचर चेंज नहीं होता था, वहां पे कौन सी हीट इन्वॉल्व होती थी? वहां पे केवल जो हीट इन्वॉल्व होती थी वो हुआ करती थी लेटेंट हीट। तो वहां पर जब टेम्परेचर चेंज नहीं होता था बच्चों, तो टेम्परेचर इसलिए चेंज नहीं होता था क्योंकि टेम्परेचर जो वहां पर हीट जाती थी वो कहाँ चली जाती थी? वो स्टेट चेंज करने में जाती थी। मतलब वहां पर इंटरनल एनर्जी बढ़ती थी। इंटरनल एनर्जी मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती थी। और पोटेंशियल के बाद वॉल्यूम बढ़ता था। तभी तो वो 0 डिग्री से 100 डिग्री तक में किस में बदलता था? लिक्विड में। जब सॉलिड लिक्विड में बदलेगा तो क्या बढ़ेगा? वॉल्यूम बढ़ेगा। तो वॉल्यूम बढ़ने के दौरान काइनेटिक एनर्जी फिर चेंज होती। तो इस वजह से दो केसेस होते हैं वहां पे, एक जगह अपनी पोटेंशियल एनर्जी बदलती थी और एक जगह काइनेटिक एनर्जी बदलती थी। चलिए पढ़ते हैं। डिस्क्राइब द टू वेज ऑफ चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आर हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल। चलिए, हाँ, हीट एंड वर्क एज टू डिस्टेंट मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। हीट और वर्क जो है दो डिस्टेंस मोड है। पढ़ो बेटा, एज शोन इन फिगर। As shown in figure, consider a fixed mass of gas in a cylinder provided with a movable piston. The internal energy of the gas can be increased in two ways. अब गैस की इंटरनल एनर्जी दो तरीकों में बढ़ाई जा सकती है। आइए इसको देखते हैं कैसे बढ़ेगी। पढ़ो पहला, प्लेस द सिलेंडर। Place the cylinder over a hot body. Heat energy will flow from the hotter body to the gas due to temperature difference. This increases the internal energy of the gas. यस, Second, देखिए push the piston. अब पहली चीज ये है कि आप सिलेंडर को नीचे रख दें, मोमबत्ती मोमबत्ती या कोई बल्ब, सॉरी गैस जला करके बर्नर जला के रख देंगे, तो बर्नर की जो हीट होगी वो किसके अंदर जाएगी बेटा? वो उसके अंदर जाएगी, पिस्टन के अंदर, सिलेंडर के अंदर। और वो जो होगा सिलेंडर की एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि बाहर पिस्टन लगा हुआ, उस पिस्टन को आप जोर से दबाओ। अंदर गैस भरी हुई है, वही जिस तरीके से साइकिल में हवा भरते हो, तो उस पिस्टन को आप जोर से दबाओगे, तो जब तक दबाए रहोगे तो पिस्टन एनर्जी आपसे लेगा।
बट जैसे आप पिस्टन के ऊपर से हाथ हटाओगे वो पिस्टन आपको उछल करके ऊपर की तरफ लगेगा। इसका मतलब आपने उसको एनर्जी दी थी और वो वापस एनर्जी अपनी छोड़ के अपने इक्विलिब्रियम मोड में आ रहा था। पढ़ो, पुश द पिस्टन। Push the piston down by raising some weight attached to it. Work is done on the gas. This also increases the internal energy of the gas. हाँ, तो जब आप पिस्टन को दबाएंगे, No जब आप heat and पिस्टन, work are not एक मिनट बेटा, state variables. हाँ बिल्कुल सही। तो जब आप पिस्टन को दबाएंगे तो पिस्टन के ऊपर दबाएंगे मतलब आप गैस पर वर्क कर रहे हैं, और अगर आप किसी चीज पे वर्क करेंगे तो आप उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाएंगे। तो जब आप वर्क करते हैं तो आप इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ाते हैं। तो इससे क्या साबित हुआ कि हीट और वर्क क्या स्टेट वेरिएबल है? नहीं, हीट और वर्क जो है स्टेट वेरिएबल नहीं है। समझ गए ना? हीट और वर्क जो है स्टेट वेरिएबल नहीं है। ये स्टेट पे डिपेंड नहीं करते हैं। ये किस पे डिपेंड करते हैं? रास्ते पे। तो ये पाथ पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे अलग पाथ लिया, एक में आपने गरम करने का पाथ लिया और एक में आपने प्रेशर देने का पाथ लिया। सो नो हीट एंड वर्क आर नॉट द स्टेट वेरिएबल। ये स्टेट वेरिएबल नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा। गिव डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। अब हीट और वर्क के बीच में डिफरेंस बताइए। पढ़िए, हीट। जय बेटा आवाज नहीं आ रही है आपकी, गड़बड़ आवाज आ रही है। Yes, sir. चलिए मैं पढ़ देता हूँ। गिव डिफरेंस बिटवीन हीट एंड वर्क। चलिए हीट एंड वर्क के बीच में डिफरेंस बताइए। फर्स्ट, हीट इज अ मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग। वर्क is a mode of the energy transfer brought about by means that do not involve temperature difference, such as moving the piston of a cylinder containing the gas by raising or lowering the weight connected to it। जो हीट होती है, हीट जो होती है वो एनर्जी ट्रांसफर का मोड है, और हीट तभी ट्रांसफर होती है जब सिस्टम और सराउंडिंग का टेम्परेचर अलग अलग हो। बट वर्क के लिए टेम्परेचर चेंज होने जैसी कोई बाध्यता नहीं है। वर्क जैसे यहाँ पर आपने किया, वहां पर पिस्टन को मूव करके किया, तो वर्क मैकेनिकली भी हो सकता है, बट हीट जो होगी वो थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं होगा तभी ट्रांसफर होगी। सेकेंड पॉइंट, when heat is supplied to a gas its molecule move faster in all direction at random। जब हीट सप्लाई होती है तो इट्स मॉलिक्यूल मूव, इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं ऑल डायरेक्शन में फास्टर होते हैं। सो हीट इज ए मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर दैट प्रोड्यूसेस रैंडम मोशन। अगर आप हीट सप्लाई करते हो जिससे कि उसके मॉलिक्यूल रैंडम मोशन में चलने लगते हैं। व्हेन अ पिस्टन कंप्रेसेस अ गैस टू डू वर्क ऑन इट, इट फोर्सेस द मॉलिक्यूल टू मूव इन अ डायरेक्शन पिस्टन मोशन। बट जब आप पिस्टन को दबाते हो तो गैस के मॉलिक्यूल पिस्टन की डायरेक्शन में ही अप नीचे की तरफ जाएंगे, उसमें रैंडम मोशन नहीं होता है। So work may be regarded as the mode of energy transfer that produces organized motion। मतलब वर्क एनर्जी ट्रांसफर का वो तरीका है जो ऑर्गेनाइज्ड मोशन कराता है, मगर जो हीट होती है वो ऑर्गेनाइज्ड मोशन नहीं कराती है। चलिए अगला देखिए। स्टेट द साइन कन्वेंशन यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ हीट वर्क एंड इंटरनल एनर्जी। ये थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि अगर आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये काम में आएगा। पहला, heat absorbed by a system is positive, heat given by a system is negative। अगर हीट कोई सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करेगा तो उसके द्वारा सिस्टम के लिए ली गई हीट पॉजिटिव है और गिवन हीट जो है नेगेटिव है। वर्क डन बाय ए सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन अ सिस्टम इज नेगेटिव। अगर सिस्टम काम करेगा तो उसका वर्क डन पॉजिटिव है, बट यदि सिस्टम पर काम होगा तो वर्क नेगेटिव होगा। Second, third point, the increase in internal energy of the system is positive, the decrease in internal energy of the system is negative। अगर आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हो 2 मिनट, अब द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज पॉजिटिव। अगर आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करते हो तो वो पॉजिटिव मानी जाएगी, अगर आप सिस्टम की इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करते हो तो वो नेगेटिव मानी जाएगी। चलिए तो ये बच्चों इसका इंट्रोडक्शन है। आपको और बेहतर तरीके से समझना है तो आप अपनी बुक स्टार्ट की